वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 55 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीपीसीएस में अपने। यह है टेस्ट नंबर 56। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट है, 2 टॉपिक हैं इसमें और प्रश्नों की संख्या है 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भौतिक मानचित्र यानी फिज़िकल मैप में किन्हें शामिल किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में हमारे वो है फिज़िकल मैप और पॉलिटिकल। तो भौतिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। पठार, मैदान, पर्वत, महासागर, देश या राज्यों की सीमाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, पठार यानी प्लेटू आते हैं, मैदान यानी प्लेन आते हैं, और पर्वत यानी माउंटेन आते हैं, महासागर यानी ओशियन आते हैं। ये सारा का सारा जो है ये आता है किसमें, ये आता है फिज़िकल मैप में यानी भौतिक मानचित्र में। देश या राज्यों की सीमाएं ये राजनीतिक मानचित्र में आती हैं यानी पॉलिटिकल मैप में। तो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा इसका। 5 को हम एलिमिनेट कर देंगे तो सी है इसका आंसर। देखिए, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है यानी उच्चवाच मानचित्र या फिजिकल मैप। बाकी गांव, नगरों, शहरों, राज्यों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है यानी पॉलिटिकल मैप। दूसरा प्रश्न है, राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या इनमें से कोई नहीं। ऊपर था तो अभी एक्सप्लेनेशन में। भौतिक मानचित्र तो ये है नहीं, भौतिक मानचित्र तो पर्वत, पठार, झीलें, मैदान, ये जो होगा ये होगा राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप भी। देखिए, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को पॉलिटिकल मानचित्र कहा जाता है। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तीसरा प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। ठीक है, मैप अगर आपके पास हो, वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप, तो उसमें कुछ संरचनाएं बनी रहती हैं, उन्हीं को बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, ये तीनों के तीनों हो गए। डी है इसका आंसर। देखिए, कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। मानचित्र यानी मैप के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। इन चारों दिशाओं को ही प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, डी है इसका आंसर। देखिए, मानचित्र में मुख्य 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु यानी कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। और बीच की 4 दिशाएं इसी में काउंट कर लो तो उत्तर पश्चिम हो गई, दक्षिण पूर्व हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नंबर 5 पर आ जाइए। मानचित्र के संदर्भ में ऋण प्रतीक किसे कहा जाता है। आर्केटाइप। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो या उपरोक्त सभी। ऋण प्रतीक, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। ठीक है, ए है इसका आंसर। देखिए, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, जैसे कि रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर, कच्ची सड़क इत्यादि। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह होते हैं जो मैप में दर्शाए जाते हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा।
जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। इसमें हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं टेस्ट में, एक है मैप यानी मानचित्र और इसके आगे होगा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं उनसे भी। देखिए, रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख पर बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? खाका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर होता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। कौन सा सही है? अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो गया है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित टॉपिक। देखिए, विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, यही है विषुवत वृत्त या इक्वेटर लाइन। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो पहला सही है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। ठीक है, यानी विषुवत वृत्त से जितनी भी ये अक्षांश रेखाएं खींची जाएँ तो इनकी दूरी जो है बीच वाली वो समान रहती है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इन्हीं पे ऊपर से ये लंब डालती हुई रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं। दूसरा वाला सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, विषुवत वृत्त यह है, इससे उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी ये वाली, इसको पूछ रहा है। ये लंब डालती हुई नहीं पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है। तो इसी को जो है नीचे जो है इनको देशांतर नहीं बोलते, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो कथन 1 और 2 सही है। केवल विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ना कि देशांतर। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त जो कि एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ना, ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अच्छा, एक रेखा यहाँ पर है, वो है 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं। तो ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट रही है, ये पश्चिमी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में बांट रही है। ठीक है, इसके पीछे पृथ्वी कैसी है? संतरे के आकार की। इसके पीछे एक और रेखा जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो 180 डिग्री हो जाएगी। अब इसके अगर पश्चिम में जाओगे तो एक दिन कम हो जाएगा, पूरब में जाओगे तो एक दिन बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। सी है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है, ठीक है, संतरे के आकार की, इसलिए कोई किनारा नहीं है जहाँ से कोई दूरी नापी जा सके। किंतु फिर भी पृथ्वी पर 2 बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित हैं और इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु यानी बेसिक रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 0 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों को मतलब सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या, सूची 2 में क्या? कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उत्तरी ध्रुव व्रत यानी 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री दक्षिण। तो ए का हो गया 2 कर्क रेखा,
कर्क रेखा अपने को तो यहाँ मिलानी है ना, वहाँ क्यों मिला दी। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, उत्तर ध्रुव व्रत 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव व्रत 23.5 डिग्री दक्षिणी, ऐसे मिलेगा। तो पहले का दूसरा और दूसरे का हो गया तीसरा। ठीक है, और तीसरे का हो गया चौथा और पाँचवें का हो गया पहला। तो बी हो जाएगा इसका आंसर 2 3 4 1। 2 3 4 1 0 डिग्री व्रत या इक्वेटर लाइन। ठीक है, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल वो 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। ठीक है, देखिए यह है 0 डिग्री इक्वेटर, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, नीचे 90 डिग्री साउथ पोल। यहाँ एक रेखा है मकर रेखा, यहाँ एक रेखा है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके ऊपर आ जाएगा 66.5 डिग्री, और वो क्या है, वो है विषुवत व्रत। ऐसे यहाँ मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण और इसके नीचे है 66.5 डिग्री। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर से उत्तर ध्रुव व्रत वो है आर्कटिक सर्कल, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव से वो है अंटार्कटिक सर्कल। ये बना के दिखाते हैं। यह है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, यहाँ 23.5 डिग्री है, नीचे भी 23.5 डिग्री है, ऊपर की कर्क रेखा नीचे की मकर रेखा। अब यहाँ है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री से इसको 90 डिग्री पर ऊपर पोल है ना, तो ये इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। यह है आर्कटिक सर्कल, और ऐसे ही नीचे है ये 90 डिग्री हो गया दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया 66.5 डिग्री, और ये जो बीच वाली जगह है ये है अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेट करता है 10वां प्रश्न। नीचे युग्मों पर, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इनकरेक्ट बताना अपने को। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध नहीं है, गलत है पहला। कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध, ये ठीक है। और दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। उल्टा बोल दिया, रुकिए। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो पहला वाला तो करेक्ट है, पहला वाला तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यह है अपनी 0 डिग्री, ये पृथ्वी, यह है अपनी 0 डिग्री, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा मकर रेखा। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये पूरा, ये है उष्ण कटिबंध, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब यह है कर्क रेखा यहाँ, और यहाँ कहीं होगा 66.5 डिग्री, तो उसके बारे में पूछ रहा है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध, इसको शीत कटिबंध बोल रहा है, जबकि ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीत तो ये ऊपर वाला होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, और नीचे वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ जो है शीत कटिबंध ये होगा, शीतोष्ण ये होगा। पहला वाला सही है, गलत पूछा, दूसरा तीसरा गलत है। तो जहाँ 2 3 होगा उसको गलत करना पड़ेगा अपने को, यानी 20 का गलत होगा। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, यह है अपनी पृथ्वी, टिल्टेड है, यह है बीच वाली 0 डिग्री, यह है कर्क रेखा, और ये नीचे वाली है मकर रेखा, और ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, यह है अंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर की तरफ जाओ तो आर्कटिक सर्कल। अब जो उष्ण कटिबंध अपने को देखना है, तो ये पूरा उष्ण कटिबंध है, मकर रेखा से नीचे तक कर्क रेखा तक, ऊपर कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा तक, ये पूरा उष्ण कटिबंध है, तो पहला वाला सही है। अब शीतोष्ण कटिबंध, इसमें क्या होगा, शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण दोनों, तो ये जो है ये 66.5 डिग्री उत्तर से आर्कटिक व्रत तक, ये जो है शीतोष्ण है। ठीक है, इसे इसी तरह नीचे भी शीतोष्ण होगा ये। अब शीत कौन सा होगा, शीत होगा ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक, नॉर्थ पोल तक। ये जो येलो येलो है पूरा शीत है, और नीचे ये जो आसमानी है ये पूरा शीत है। इस तरह से होगा ये।
और यही चीज़ जो है थ्योरी के रूप में दिखी है, जो ऊपर आपको अभी डायग्राम में समझाया, तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। कौन सा सत्य है? विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर लाइन से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो एक समान रहता है। एक समान रहता है क्या सभी का आकार? गलत है, एक समान नहीं रहता। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा वाला गलत है। देखिए, केवल कथन एक सत्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार जो है घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अंशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये सभी समानांतर रेखाएं हैं। इक्वेटर के नीचे चले जाओ या ऊपर की तरफ चले जाओ, सभी अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो एक समान नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? संतरे के आकार की है। यहाँ की अक्षांश रेखा की दूरी 0 डिग्री की कुछ और होगी। ऊपर जाओगे तो पृथ्वी चपटी होती जाती है ना, तो अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, तो आकार इनका समान नहीं है। लेकिन यही चीज़ अब देशांतर के बारे में पूछ ले तो इनका समान रहेगा, ठीक है। इन सभी का समान रहेगा, लेकिन ये ऊपर जाकर देख रहे हो आप कैसे कैसे मर्ज होती जाती हैं बिल्कुल, और यहाँ पर जो है सिमट जाती हैं। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। 12वां प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को क्या कहा जाएगा? तो ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इनको ये रेखा जोड़ रही है, यानी देशांतर की बात हो रही है, तो देशांतरी यामोत्तर होगी, ये बी है इसका आंसर। देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली सभी संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन कहते हैं। किसी भी स्थान का सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देशांतरों को अंशों में मापा जाता है तथा विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.321 किलोमीटर होती है, और यह ध्रुवों की तरफ क्रमशः घटती जाती है, ठीक है। ध्रुवों की तरफ क्रमशः घटती जाती है। पोल्स की तरफ देखिए कैसे सिमट रही है संतरे के आकार में, ठीक है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सिमटती जाती है। 13वां प्रश्न, देशांतरीय यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देखिए घट रही है ना, घट रही है, पोल्स पर सिमट गए, सब शून्य हो गई, तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट पहला भी सही है। देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है। लंबाई की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई, इसकी बात कर रहा है ये, तो ये भी समान होती है ना, लेकिन इनकी समान नहीं होती। ये ऊपर जाके छोटी हो जाती है क्योंकि पृथ्वी चपटी है। तो यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से अलग देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। नंबर 14 पर आ जाइए। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री, अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या प्रमुख यामोत्तर प्राइम मेरिडियन। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख यामोत्तर। देखिए, देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई जो है एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, तथा तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और इस यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री होता है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व ये 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं।
180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए यह है पृथ्वी, यह है 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन और इसके पीछे से एक चाप मारेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री या इंटरनेशनल डेट लाइन या हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके जब पूरब की तरफ चलेंगे तो एक दिन बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो एक दिन घटेगा। ठीक है, और ये दो गोलार्धों में बांट रही है। जैसे 0 डिग्री पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट रही थी ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे ये पश्चिमी और पूर्वी में बांट रही है पृथ्वी को। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। देखिए प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्धों और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। नंबर 16 पर अजय नीचे दिए गए कथनों और कारणों पर विचार करेंगे। कथन क्या कहता है? ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ठीक है, पूर्व का आगे, पश्चिम का पीछे। तो ठीक है, कारण क्या है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नहीं, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम लिखा है ना यहाँ पर, तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। और यहाँ पश्चिम से पूर्व होता तो स्पष्टीकरण भी कर लेता, दोनों के दोनों सही हो जाते, लेकिन अब सही नहीं है, अब तो एक गलत होगा पक्का। तो कथन सही है, कारण गलत है, यानी सी आंसर पकड़ेंगे इसका। देखिए पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। ठीक है, यह है ग्रीनविच 180 डिग्री। एशिया यहीं है, यहीं पृथ्वी है, यहीं भारत है। ठीक है, तो ये पश्चिम में पीछे हो जाएगा, ये भारत आगे है। कितना आगे है? जीएमटी क्या है भारत का? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो लंदन में अगर 7 बजे होंगे तो यहाँ जो है 7:30 बजे, यहाँ 2 बजे होंगे तो यहाँ 7:30 बजे होंगे शाम के। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? देखिए पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो 24 घंटे लेती है। ठीक है, लेती है कि नहीं लेती? पृथ्वी जब 180 डिग्री घूमेगी, मोटी मोटी कैलकुलेशन आसान से, तो 12 घंटे का समय लेगी। जब वो 90 डिग्री घूमेगी तो 6 घंटे का समय लेगी। जब वो 45 डिग्री घूमेगी तो 3 घंटे का समय लेगी। ठीक है, 45 डिग्री घूम रही है तो 3 घंटे का समय ले रही है, तो 1 घंटे में कितनी घूम जाएगी? 15 डिग्री, 15 या 45। तो 1 डिग्री कितने में? 4 मिनट में। तो ए है इसका आंसर। ठीक है, तो 24 घंटे में पृथ्वी घूमी 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितनी घूमी? 15 डिग्री। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगी? 4 मिनट। 15 चौका 60, तो होता है पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में लेगी 4 मिनट का समय। सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाए। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, यानी बढ़ रहा होगा, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? ठीक है, 1 डिग्री घूम रही है 4 मिनट में, तो 20 चौक 80 मिनट का अंतर हो गया। 80 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 20 मिनट फालतू, तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी बी है इसका आंसर। एक देशांतर घूमेगी 4 मिनट में, 20 डिग्री देशांतर 20 गुणा 4 यानी 80 मिनट, यानी 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। तो अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो उस समय पर 1:20 हो रहे होंगे। ठीक है, उस स्थान पर 1:20 हो रहे होंगे, यानी आगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत के किस यामोत्तर या देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय मानक माना जाता है? तो इसको तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये। ठीक है, ए है इसका आंसर, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है।
देखिए, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है, जो इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी के पास से होकर गुजरता है। बीसवां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। भारत के मानक समय तथा ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का है, लेकिन आगे है या पीछे है? ठीक है, इधर एक बढ़ जाता है, इधर कम हो जाता है। भारत की स्थिति यहाँ है, ग्रीनविच से तो काफ़ी आगे है ना, तो आगे ही होगा। कितना आगे है? 5.5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे। देखिए, भारत का समय मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच से 23.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है। अतः यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो 20 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के इनकी सीरीज़ में हमने पहले भी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो इस 24 वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।